I'm Preeti Dev. I live in UK, and today I've been given the opportunity to speak about Marathwada cuisine by Delhi Food Walks. I'm absolutely grateful to Anubhav Sapra and Delhi Food Walk team for giving me the opportunity to showcase a lesser known cuisine from India, uh, from Maharashtra basically, from the Plateau region, and to give you some idea about how the food has actually evolved in that region. Um, so I have actually got a PowerPoint to go through because I thought rather than just me speaking continuously, it'll be good if I can give you some visual prompts about the cuisine through certain photographs and few phrases. So bear with me until I turn the camera around, flip the camera around and show you the PowerPoint. मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में भी बात करूँ ताकि दोनों लैंग्वेजेस में सब लोगों को समझ में आए, इंग्लिश और हिंदी. सो आज हम मराठवाड़ा कुजीन के बारे में बात कर रहे हैं. सो मराठवाड़ा रीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लेते हैं. सो Marathwada cuisine, how do we define it? So it is defined because of the specific region, because of the terrain, the climate, and the communities residing in the region, and of course the history that comes along with it. The cuisine doesn't exist in isolation. There's obviously an influence of other communities residing in the region. For example, I belong to Jalna region, which is close to Aurangabad. These subtle expressions which define the food in this region further kind of ropes in and creates the fabric for the main regional cuisine of Maharashtra. Okay, so देखा जाए तो फूड जो है उसके इतिहास की वजह से उस एरिया के इतिहास की वजह से culinary culture डेवलप होती है, ज्योग्राफी, वहाँ का जो क्लाइमेट है, एंड ऑफ कोर्स द ट्रेड which comes along in that particular region. That is how it is defined. Okay. मराठवाड़ा बेसिकली जाना जाता है कुछ हद तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए. अगर आप लोग अजंता एलोरा केव्स के बारे में जानते हो, वहाँ के कुछ फोर्ट्स, औरंगाबाद की पानचक्की, बीबी का मकबरा, वहाँ के बड़े बड़े वहाँ के गांव के शहरों के जो वेस हैं, जो गेट्स हैं, जो बांधे गए हैं हिस्ट्री में, वो उस जगह की खासियत है. अब कहाँ है ये मराठवाड़ा रीजन, ये अगर जानना चाहेंगे तो ये है हमारा महाराष्ट्र का मैप है. जो पर्पल एरिया जो दिखाया गया है इसमें, दैट इज मराठवाड़ा. मराठवाड़ा के आसपास खानदेश है, विदर्भ है, देन इट इज ऑल्सो फ्लैंक्ड बाय द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड कर्नाटका. ये बॉर्डर्स हैं जो मराठवाड़ा के आसपास है. अगर आप इस मैप की तरफ देखेंगे तो कोस्टल रीजन से काफ़ी दूर है. इट इज़ इन द इनर प्लेटो रीजन. It's actually hilly region and spurs, and therefore neither provides water for cultivation and does not attract rainfall. अब जब बारिश ही नहीं हो रही है तो वहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होता है क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा. अब थोड़े से आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई एम जस्ट अ पैशनेट फूड ब्लॉगर. सो इस वजह से मैं ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट कुछ हद तक जो बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ. तो मराठवाड़ा में इन्फ्लुएंस किस चीज़ का हुआ है? बेसिकली व्हेन मराठवाड़ा वाज अंडर निज़ाम्स, उस वजह से हुआ है. प्लस द मारवाड़ी कम्युनिटी हु मूव्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल होम्स टू मेक होम इन मराठवाड़ा फॉर ट्रेड स्पेशली. दैट इज़ वाई वी फाइंड सम इन्फ्लुएंसेस. जब हमारे इस टॉक में आपको पता लगेगा कि कैसे इन्फ्लुएंस है. स्पेशली आई बिलोंग टू जालना एरिया वेयर वी हैव अ मारवाड़ी कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर टाउन. सो वहाँ का खाना कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है उस बारे में भी मैं बात करूँगी. प्लस व्हेन इट कम्स टू नांदेड़, Guru Gobind Singh spent his last years at Nanded, hence many Sikh communities also reside there and in the adjacent places. Okay.
Now what has happened from medieval to modern times? Marathwada was once a prosperous region under Nizams with 30% of forest land. काफ़ी वहाँ पे ग्रीनरी थी, बट अब क्या हो गया है? इट हैज़ रिड्यूस टू जस्ट 1%. तो पानी की बहुत बहुत मुश्किल, पानी नहीं हो वहाँ पे लोगों के घर में. सो पानी लोगों के घर में तो है ही नहीं, खेती बाड़ी करने के लिए भी पानी मिल नहीं रहा है. सो लोगों ने क्या किया है? बोरवेल digging शुरू कर दिया. So people have borewells for water supply. The region has been struck by famines year after year. नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से वहाँ बारिश नहीं हुई है, और अगर कभी बारिश हो जाती है तो इतनी ज़ोरों से हो जाती है कि सब कुछ नुकसान हो जाता है वहाँ पे. सो वो पिछले कई सालों में हुआ है. बट इन मॉडर्न टाइम्स रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, these have connected the regions with other places, and hence what has happened is the region has now got supplies from different places as well. Now let's talk about the climate, rivers and crops. I promise this is not going to be a geography or a history session. I'll move on to food as well, but let me just quickly go through the climate. अब climate अगर बताया जाए तो बारिश होती है. There's an assured rainfall zone in Marathwada, but that is limited only to western half of Parbhani, Nanded, southern part of Nanded, and remaining parts of Aurangabad district, Beed and Usmanabad districts, which come under this. Then there's a region which has moderate rainfall zone as well, which includes the eastern part of Parbhani district and northern part of Nanded district. Then there's the major scarcity zone, the Bhoom and Paranda Taluka in Usmanabad, which falls under this. अब नदियाँ कौन सी है? गोदावरी, पूर्णा एंड पेन गंगा. अब क्योंकि वो हिली रीजन है, सॉइल डेफिनेटली अच्छी नहीं है, सॉरी, बेयर विथ मी, और उस वजह से, और बारिश क्योंकि कम है, इस वजह से क्या हो जाता है कि कल्टीवेशन बहुत लो है, और रेनफॉल कम होने की वजह से वहाँ पे कुछ गिने चुने ही क्रॉप्स ग्रो होते हैं, गिने चुने ही क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, जैसे कि ज्वारी, बाजरी, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन एंड शुगर केन. ज्वारी, बाजरी, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन लोकली तो यूज हो ही जाती है, बट सोयाबीन एक्चुअली गोज इनटू एज अ कैश क्रॉप. सो अब तक हमने मराठवाड़ा के कुछ हद तक हिस्ट्री के बारे में बात की, क्लाइमेट के बारे में बात की, रिवर्स के बारे में बात की, क्रॉप्स के बारे में बात की. तो आपको आइडिया तो आ ही गया है कि मराठवाड़ा प्लाटो रीजन में कहाँ पे है. सो आप लोग अब एसोसिएट कर पाएंगे कि क्यों इस तरीके का खाना वहाँ पे बनता है, क्यों इस तरीके के खाने के बारे में लोग सोचते हैं रादर देन द फ्रेश प्रोड्यूस which is normally available around the rest of the regions of Maharashtra. इसको इजीली समझने के लिए मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर किया है इंडियन जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से. सो टाइमलाइन में अगर देखा जाए तो चैत्र महीना जो कि मार्च के आसपास होता है, उस वक्त वारवण किए जाते हैं. वारवण इसका मतलब है सन ड्राइंग. सो आप किसी भी प्रदेश के हो, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ, साउथ, एनीवेयर, यू डू हैव ए tradition of sun drying the produce from that particular region. Marathwada shares a major proportion of Varvan because वहाँ पे धूप काफ़ी है, क्रॉप्स अवेलेबल रहते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस अवेलेबल जब रहता है, जैसे कि सब्जियाँ हैं, पालक है, मेथी है, करेले हैं, भिंडी है, इन सब को काट के सुखा दिया जाता है. अब सुखाया जब जाता है तो कोशिश यही रहती है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो, और उसको फिर स्टोर किया जाता है और साल भर में उसको यूज़ किया जाता है. तब अगर फ्रेश प्रोड्यूस ना भी हो, पालक, मेथी या फिर अलग सब्जियां जो है, भिंडी है, करेले हैं, टिंडे हैं, बैंगन है, इन सब की जब कमतरता दिखाई देती है तो इन सूखी सब्जियों को गर्म पानी में डाल के उनको सब्जी के रूप में बनाया जाता है. सो वो था वारवण का
एक टॉपिक जो मुझे बताना है आगे चल के भी, जिसमें वारवन में कुरडई बनती है, गेहूं की कुरडई बनती है, दालों के सांडगे बनते हैं जो बढ़िया बनती है नॉर्थ में और अलग अलग प्रदेशों में, वही बढ़िया है। पापड़िया यानी कि पापड़ है, वेजिटेबल्स को ड्राई किया जाता है, और ये डेफिनेटली मैंगो सीजन है। सो उस वक्त आम आने लगते हैं, कैरी मिलती है, फ्रेश कैरी मिलती है, तो पिकल्स बनेंगे जो चलता रहता है वैशाख ज्येष्ठ महीने के और तो उस वक्त ताज़ा ताज़ा पिकल बनेगा, अचार बनेंगे। अब आषाढ़ में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग जाती है। जून जब शुरू हो जाता है, जून जुलाई के आसपास, तब वहाँ पे आखाड़ तरण कहते हैं। आखाड़ तरण यानी कि कैसे कि बारिश की वजह से लकड़ियाँ गीली हो जाती है। अब गीली लकड़ियों से तो खाना नहीं बन पाएगा, घर का चूल्हा नहीं जलेगा। सो उन गीली लकड़ियों को सूखने तक वेट करते हैं लोग। तो उस दौरान ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाई जाती है, जैसे कि पूड़ियाँ हैं, पकौड़ियाँ हैं, कुछ रोटियां भर के, फुलोरा कहते हैं उनको काफ़ी हद तक, जो कि इवन दशहरे में भी बनाए जाते हैं। सो उस तरह की पूड़ी, मीठी पूड़ी बना के रख दी जाती है, जो 2-3 दिन तक खाई जा सकती है उन बारिश के दिनों में। Now the next festive season, which is in Shravan, that is when the people actually enjoy eating पूरन पोड़ी। तो आप लोगों ने सुनी होगी, महाराष्ट्र जब महाराष्ट्र की बात होती है तो डेफिनेटली पूरन पोड़ी की बात होती है। सो पूरन बनता है, कड़बू बनते हैं। कड़बू, ये एक पिक्चर दिख रहा है आपको, जिसमें कि आटे में आटा जो होता है, आटे की लोई ली जाती है, उसको बेल के उसमें पूरन, जो दाल का पूरन बनता है, मीठा पूरन, वो उसमें भर दिया जाता है और इसको स्टीम किया जाता है। सो इसको दाल के साथ खाया जाता है। सो दीज आर कड़बू। देन कम्स बट्टिया। अब मैंने कहा था कि जालना रीजन, वहाँ पे मारवाड़ी कम्युनिटी बसी हुई है, ट्रेडर्स है, उनके जो ट्रेड्स हैं, जो बर्तन के कुछ दुकान हैं, कपड़ों के दुकान हैं। सो वो वहाँ पे स्थायिक होने की वजह से उनका जो खाना है वो हमारे घर में भी बनाया जाता है काफ़ी हद तक। तो नागपंचमी के वक्त बेसिकली दाल बट्टिया कहते हैं उनको, दाल बाटी जो राजस्थान में बनती है, वही दाल बट्टिया हमारे घर में बनाई जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट a specific region where a different community has come to stay, they kind of influence into the rest of the community. So नांदेड़ के पास अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ और अलग तरीके के खाने की विधियाँ दिखाई देंगी। तो ये था हमारा श्रावण महीने तक का। अब आ गए हम भाद्रपद, जो कि गणेश फेस्टिवल है। उस दौरान तरणी से मोदक होते हैं, यानी कि मोदक जो तले हुए रहते हैं। अब महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक आपने सुना होगा कि मोदक बनते हैं, गणेश जी को वो पसंद है। तो काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि कुछ समझते हैं कि तरणी से मोदक इस उकड़ी से मोदक इज व्हाट द मोदक इज ऑल अबाउट, जो कि स्टीम किए हुए रहते हैं, चावल के आटे के बने रहते हैं, उसमें कोकोनट का फिलिंग रहता है, नारियल का फिलिंग रहता है, मीठा फिलिंग रहता है। वेयर एज इन मराठवाड़ा दिस इज फ्राइड rather than steamed, because obviously rice is mostly produced in the coastal region there, and in Marathwada it is the wheat and the millets which is more predominant. So आगे चल के आएगा दिवाली और दशहरा, जब तक लोगों ने काफ़ी हद तक अपने घर में ड्राई वेजिटेबल्स रखे रहते हैं, साल भर का पूरा सारा जो सामान रहता है वो बना हुआ रहता है, तो उस दौरान काफ़ी खुशियाँ मनाई जाती है। अब मार्गशीर्ष, पौष, माघ, ये जो महीने हैं, इस दौरान वेदर कुछ हद तक का क्लाइमेट अच्छा हो जाता है और फिर उस वक्त फ्रेश प्रोड्यूस थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। सो उस वक्त लोग खा लेते हैं। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस दौरान स्पेशली विंटर्स में, ठंड के दिनों में, हरा बूट कहते हैं, जो कि चना साग होता है, उसको सुखाया जाता है। वो फ्रेश प्रोड्यूस तो मिलता ही है, पर सुबह सुबह जबकि उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं, उस वक्त उनको लिया जाता है, उनको तोड़ा जाता है और वो सुखाए जाते हैं। तो जब भी इसकी सब्जी बनती है, थोड़ी सी वो खट्टी बनती है और साल भर ये टिक जाती है। सन ड्राइड वेजिटेबल जो उसको कहते हैं, दैट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर फॉर बेटर कंजम्पशन।
अब वहाँ पे मसाले क्या बनते हैं, मसाले कैसे अलग है। आपने सुना होगा काफ़ी हद तक कि मराठवाड़ा में, सॉरी, द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र हैज़ गोड़ा मसाला, जो कि जैसे हर फैमिली का अलग अपना मसाला स्पाइस ब्लेंड रहता है। अब नॉर्थ में जाओ तो गरम मसालों की आपको काफ़ी वैरायटीज़ दिखेंगी, और एक मेजर मदर रेसिपी तो डेफिनेटली रहती है, पर हर फैमिली की अपनी खुद की रेसिपी बन जाती है। किसी के नानी ने कुछ डाला तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, दादी के घर का एक मसाला है वो पसंद आता है तो वही सब बनाने लग जाते हैं। उसी तरह मराठवाड़ा में भी काढ़ा मसाला बनता है। उसको काफ़ी हद तक लोग काढ़ा तिखट कहते हैं। मसालों के रंगों की वजह से वो काला हो जाता है। दगड़ फूल होता है, लौंग होते हैं उसमें, बड़ी इलायची भी काफ़ी हद तक पड़ जाती है। अब डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द फैमिली। सो दैट इज़ व्हाट द काढ़ा मसाला है। सो दे विल कॉल इट काढ़ा तिखट, काढ़ो तिखट, and at the same time they will also have a lal tikhat in their preparation. So these two spice blends make up for the taste of the vegetable, the sides or the dal that they prepare. Then comes the souring agent. Mainly it is tamarind, chinsa उसे कहते हैं, and the dried mango powder to some extent, and dried Indian jujubes यानी कि बेर। अब जो बेर खट्टे होते हैं, मैंने एक फ़ोटो भी डाली हुई है, ये खट्टे बेर सुखाए जाते हैं और काफ़ी हद तक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इनका उपयोग किया जाता है। देन द ड्राइड इंडियन गूसबेरीज एज वेल, आंवले, ये सारे सावरिंग एजेंट्स हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अचार और बाकी वाड़वन की तरफ। मैंने बात तो की थी वाड़वन के बारे में, बट थोड़ा और भी बात कर लेंगे। सो पिकल्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। घोड़ नींबू यानी कि गले हुए नींबू। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग अचार है, काफ़ी जगह पे बनता भी होगा, पर मुझे कुछ हद तक पसंद इसलिए कि इंटरेस्टिंग है कि एक पूरा का पूरा नींबू, उसको उस पे छेद किए जाते हैं और उसको नींबू के ही रस में एक जार में बंद करके रख देते हैं, और उसको बस एक दिन भर में 3-4 बार उसको हिलाया जाता है, और काफ़ी महीनों के बाद वो जो नींबू का जो स्किन है, उसका ऊपर का जो परत होती है, वो गलने लग जाती है, अपने ही रस में वो गलने लग जाती है। और कुछ हद तक लोग उसमें अजवाइन डालते हैं, अदरक डालते हैं, और उसका स्वाद बनता है। और ये बहुत बहुत मेडिसिनल, ये इट्स लाइक अ फोक मेडिसिन बेसिकली। ओके, और आगे देखते हैं और क्या क्या अचार है। वाड़के, ग्रीन चिलीज डेफिनेटली। वाड़के इज अ काइंड ऑफ अ कुकुम्बर विच इज अवेलेबल इन मराठवाड़ा। इसका एक ताज़ा अचार बनाया जाता है। देन कम्स आंवला, माइनमुड़ा, रॉ टर्मरिक, अम्बे हळद, कैरी, limbu. So there are varieties of pickles that you find. Then comes the one that I spoke in the last slide itself about the kurudai, जो कि गेहूं की बनती है। कुछ हद तक आजकल लोग मैंने देखा है कि मिलेट्स की भी बनाने लग गए हैं, ज्वार की, नाचनी की। पापड़ जो है राइस, साबूदाना, बटाटा, सांडगे, बढ़िया, दीज मेक द मेजर पोर्शन ऑफ द supplement for vegetables and the proteins in the meals. अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। बाकी के रीजन में अगर महाराष्ट्र के देखा जाए तो ग्रेवी को थिकन करने के लिए कोकोनट बेस यूज़ होता है, बट मराठवाड़ा में देखा जाएगा तो कोकोनट तो मिलेगा नहीं, ये तो कोस्टल रीजन की चीज़ है। तो यहाँ क्या यूज़ होता है? दे यूज़ पीनट्स बेसिकली। सो अगर किसी सब्जी में जो रस्से वाली सब्जी होती है उसमें पीनट्स का, रोस्टेड पीनट्स का क्रश किया हुआ डाला जाता है पाउडर, और उसको थिक किया जाता है। अब पीनट्स नहीं है तो और क्या यूज़ किया जाए? तो उसके बदले यूज़ की जाती काफ़ी हद तक चटनियाँ। ये मैंने बात की थी पीनट्स की चटनी। देन सॉरी, पीनट्स की पाउडर बताया था, पर चटनियों में पीनट्स चटनी है, शेंगा दाण्याची चटनी। देन जवस चटनी विच इज़ अलसी। Then Niger seeds, I think this called as ram tilla or the karar we call it, and dry coconut and garlic, khobra lasun chutney, curry leaves and moringa leaves chutney, shevga chapala which is, और फूलों में भी tamarind flowers यानी कि चिंस जो है, उसको क्या कहते हैं, चिंस को मेरे नाम याद नहीं आ रहा अभी, कोई अगर आप में से बता दे जल्दी से। अब काफ़ी दिनों से हिंदी में बात नहीं की। इमली, सॉरी, इमली के जो फूल होते हैं
तो उसकी भी चटनी बनाई जाती है. Then comes the pud chutney, which is basically a dal mix, which is a versatile mix, versatile as यसर पिठी, डांगर एंड मेथकूट. मैं अभी बात करूंगी उनके बारे में भी. पुड चटनी के बारे में बताना चाहती थी. ये दाल मिक्स है जो कि यूज किया जाता है एज अ साइड फॉर अ चटनी. आई हैव अ पिक्चर हियर, दैट्स द पुड चटनी. इस पुड चटनी में दालें होती है. चना दाल होगा, उस उड़द दाल होगा, उसमें स्पाइसेस होंगे, इसमें चावल जब यूज किया जाता है तो उसको मेथकुट बना दिया जाता है, एकदम फाइन पिसा जाता है. सो इन और यसर पिठी जो है ये it is very very typical to Marathwada when it is, because this versatile powder is used to thicken the gravy. It can also be used to make small balls that go as dumpling in kadhi or in amti, which is the varan or dal. और साथ ही साथ उस डांगर और मेथकूट को गरम चावल और घी के साथ खाया जाता है. सो इट्स अ मेन प्रोटीन सोर्स फॉर द पीपल residing in Marathwada. I'm talking about the people who eat vegetarian food here, not the non-vegetarian food. I have to do another session possibly to speak about that. भुरका, अब ये colloquial term है. भुरका यानी कि एक घर में कोई चटनी नहीं है, सो जल्दी से क्या बनाया जाए, तो सीधे सीधे तेल में एक जल्दी से छोंक लगाया जाता है. और या तो घर में पड़े पोहे जो होते हैं, पाउंडेड राइस, उसको उसमें डाल के या फिर गार्लिक चॉप करके उसको, या फिर सेसमी डाल के एक जल्दी से एक छोटी सी चटनी बना के खाने में परोस दिए जाती है. ठेचा, अगेन ठेचा इज वेरी प्रिवलेंट इन ऑल अराउंड महाराष्ट्र. इट इज स्टिल कैरेड, इट इज ऑल्सो अ प्रिवलेंट साइड इन मराठवाडा, आई विल से. अपार्ट फ्रॉम मिर्ची, भाज्यांचा ठेचा, some of the vegetables are also pounded and made into a quick side, like मूली का ठेचा बनाया जा सकता है. When it comes to pale bhaji, which are tender leafy vegetables, those are literally bruised and made into a quick side. For example, khudleli pale bhaji it is called, to make a quick koshimber. Kakdi, gajar, mula, these are all different vegetables which can be used in either in curd base or in with lemon and peanuts to make a salad side when it comes to a complete meal. और भी फ्लावर्स है. ये है डाली से पीठ यानी कि बेसन, भाजनी और पीठी. डाली से पीठ इज बेसन विच इज यूज्ड प्रिवलेंटली बेसिकली, क्योंकि इसका यूज किया जाता है पिठला बनाने में. अब पिठला की कंसिस्टेंसीज काफ़ी है. उसको बिल्कुल पतला दाल की तरह भी बनाया जाता है, या फिर इस तरीके तवे पे भी बनाया जाता है. ताकि अब इसकी एक कहानी मैं बताना चाहूँगी. कोशिश ये रहती है कि घर में खाना जब बनता है तो सब लोगों के लिए इनफ हो जाए. पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फीमेल्स जो घर में खाना बनाती है उनका अंदाज़ा गलत हो जाता है. जो सब्जी बनाई थी वो ख़त्म हो जाती है काफ़ी बारी, या फिर दाल नहीं है चावल के साथ खाने के लिए. घर में जब खाना परोसा जाता है तो सबसे पहले मेल्स यानी कि घर में जो जेंट्स हैं उनको परोसा जाता है, फॉलोड बाय द किड्स. बच्चों का खाना हो गया, अब बाकी रह गई लेडीज. अब इनका खाना कैसे होगा? सो जल्दी से सब्जी तो बन नहीं पाएगी इतने जल्दी, अब भूख तो लगी रही है. तो इस वक्त क्या किया जाता है, जल्दी से तवे पे, जो तवा गरम ही होता है, रोटी सेकी हुई रहती या भाकरी बनाई हुई रहती, तो उस गरम तवे पे ही जल्दी से छोंक लगा के बेसन और पानी मिला के मसाले डाल के एक पिठला का बेस बन जाता है और लेडीज फिर ये एंजॉय करती है. हेंस इट इज कॉल्ड एज तव्यावरचं पीठ. ये रहा. ओके, सो तवे पे ही मैंने फोटो रखा हुआ है, बनाया था तो वही फोटो लगा दिया. ओके, सो द नेक्स्ट बिट इज भाजनी. सो भाजनी इज अगेन very prevalent around Maharashtra, and it is carried out in the same way in Marathwada as well, which is a versatile mix of different flours, millets and rice and wheat all together with the spices. और जल्दी से फिर कोई भी उसमें सब्जी ग्रेट करके तवे पे ये रोटी सेकी जाती है, थाली पीठ जिसे कहते हैं. हमारे घर में इसे कोडड़ा कहते हैं. अब इसकी भी एक कहानी है. ये है हमारी दादी सास, उनकी एक स्केचिंग है.
तो ऐसा होता है कि बच्चों को भूख जब लगती है तो घर की फीमेल्स थक भी जाती है खाना बना बना के, तो वो कहती थी, दादी, एक कहानी है, मेरी सास ने मुझे बताया हुआ था कि भूख लगती थी बार बार, तो बच्चों के लिए क्या बनाए, हर बार नया नया क्या बनाया जाए, तो ये वो बड़ा सा एक थाली पीठ, जिसको वो कोडर कहते, तवे पे बना देती थी और उसके टुकड़े करके बच्चों में दे देते थे कि ये दिस इज व्हाट यू गोइंग टू हैव फॉर योर स्नैक अंटिल द नेक्स्ट मील इज रेडी। एंड शी वुड से एकच खाए एंड तिकड़े जाए, यानी कि एक ही खाओ और भाग जाओ, गेट लॉस्ट अंटिल आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट मील। ये है। और हाँ, तो बेसन और जो भाजनी जो है, या फिर जो पिठी, ये सर पिठी एंड ऑल दीज आर यूज टू मेक वेजिटेबल्स विच आर कॉल्ड एज पीठ पेरून भाजी। सो भाजी को अच्छे से सौटे करके, सब्जी को सौटे करके, मसाले थोड़े बहुत डाल के, बेसन या फिर भाजनी या फिर पिठी, इसके साथ उसको मिला के ढक्कन रख के थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के उसको होने देते हैं। इट्स लाइक अ ड्राई वेजिटेबल साइड विच इज यूज्ड which is made using the besan and other pithi or thalipit. Okay, so next we move on to the different sides now. Phar bhaji, which is सब्जियां जैसे कि करेला है, बैंगन है, और काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो, और लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सब के बारे में मैं बात कर ही रही थी। शायद मैंने शुरू में ही इनके बारे में बता ही दिया है। सो मैं फोटोग्राफ्स के बारे में बात करती हूँ अभी यहाँ पे। ये है मिलेट्स के सांड के जैसे बनते हैं ना, इनको खारोड़िया कहते हैं। सो ज्वारी, बाजरी, इन सब के ये खारोड़िया बनती है जब सनराइजिंग होती है। मैंने कहा था चैत्र के महीने में शुरू हो जाता है। सो इनको ड्राई करके ये स्नैक्स के जैसे खाया जाता है। और आगे ये जो फोटोग्राफ है इसके बारे में बताती हूँ। ये सारी सब्जियां हैं सन ड्राई की हुई है। मैंने इन सब्जियों को यहाँ यूके में ही सन ड्राई किया हुआ है। और ये जो है, ये हरा बूट जो मैं कह रही थी, चिकपीस के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीव्स जो हैं उनको सुखाया गया है और ये आगे साल भर में इनका उपयोग किया जाता है। फिर आगे चल के ये है सेवया। सेवई तो खैर अब इंडिया में सारी जगह, भारत भर में सब बनाते ही हैं लेडीज़, तो इनका भी उपयोग किया जाता है। सिर्फ खीर बनती नहीं है इनकी वेजिटेबल साइड भी बन जाएगी या फिर एक उपमा भी बन जाता है। सो दीज आर ऑल द वर्सिटाइल यूजेस ऑफ सन-ड्राइड प्रोड्यूस इन मराठवाड़ा. Let's move on to the grains now, which form the major section, as I said, because of the climatic variations, the terrain variation. Considering the rest of Maharashtra, Marathwada is mainly dependent on the grains, especially the millets and pulses. So let's just focus on those now. So when it comes to millets, jwari, bajri, bhagar, these are the millets which are mainly used in families. उनकी या तो भाकरी बनेगी या फिर उकड़, which is like उपमा, या फिर उकड़ शेंगुड़े. Now let me tell you one interesting thing about उकड़ शेंगुड़े. उकड़ शेंगुड़े यानी कि अगर आज के ज़माने में बच्चों को बताया जाए तो those are all hand rolled pasta. जो पास्ता बनते हैं, जो आटा है, ज्वारी, बाजरी, उनमें मिक्स की जाते हैं, थोड़ा बेसन डाला जाता है, थोड़ा उसमें आटा डाला जाएगा, मसाले डाले जाएंगे और उनके छोटे छोटे अंगूठियों के शेप में उनको रोल किया जाता है और छोंक में गरम पानी डाला जाता है, जैसे नॉर्मल छोंक होती, तेल डाल के राई, ज़ीरा डाल दिया, हींग डाल दिया और हल्दी डाल दी, उसमें पानी डाल दिया। अब पानी जब बॉईल हो जाता है तो ये रिंग शेप की जो बनाई गई है, डो से, जो आटे से बनाई गई है, इनको उसमें डाल दिया जाता है और अच्छे से उनको बॉईल किया जाता है। जब ये बॉईल हो जाता है, होने को जस्ट लास्ट मिनट हो रहता है, अच्छे से कुक हो जाता है, अब उसको थिकन किया जाता है। एक छोटा सा गोला पहले से ही रखा जाता है साइड में और उस गोले को पानी में गला के फिर उस प्रिपरेशन में डाल दिया जाता है ताकि अच्छा सा बेस बन जाए. सो दिस इज़ वेरी रस्टिक and I'll say very nutritious form of getting the proteins in the millets form in the body. उसमें बेसन डल जाता है, कुछ हद तक मसाले भी हैं जो स्पाइस लेवल उनकी अच्छी रहती है. अदरक डालते हैं कुछ लोग उसमें गार्लिक डाल देंगे
तो डेफिनेटली बच्चों को पसंद भी आती है. सो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल पास्ता आई विल से. राइट. फिर रोटियां बनती है डेफिनेटली. पूरन पोड़ी जो कि आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में, बहुत फेमस है, वो मराठवाड़ा में भी बनेंगी. अब बात है उखरिया. उखरिया इज बेसिकली आटे की लोई जो होती है वो या तो अंगारों पे डायरेक्ट सेकी जाती है. अब वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी बारी आपने सुना होगा डो बॉल्स के बारे में. सो उखरिया बस उसी का रूप मैं कहूँगी. रोटी मोटी मोटी बेल के उसको फोल्ड किया जाता है और फोल्डेड रोटीज आर देन रोस्टेड ऑन द एम्बर्स, लाइव एम्बर्स ऑफ द फायर. ओके. और आगे अभी देखें तो कड़बू के बारे में मैंने बात की थी जो कि नागपंचमी में बनती है. अब थालीपीठ के बारे में हम बात कर चुके हैं. धीरड़े. अब धीरड़े क्या प्रकार हैं इसके बारे में बात करते हैं. सो टिपिकली देखा जाए तो धीरड़े किसी भी आटे की बन जाती है. स्पेशली मराठवाड़ा में बात यह है कि पल्सेस एंड मिलेट्स का फॉर्म बहुत यूज़ किया जाता है. सो धीरड़े या तो आम के रस के साथ भी खाएंगे, ब्रेकफास्ट में भी खाएंगे, लंच में भी खाए जाते हैं, स्नैक्स के रूप में भी खाए जाते हैं या फिर डिनर में भी खाए जाएंगे. अब मेरी ताई जो मेरी दादी है उनकी एक कहानी मैं बताती हूँ कि हम बच्चे जब छुट्टियों में जाते थे उनके पास तो काफ़ी बारी रोटी बनाती थी तो हम साइड में बैठ जाते थे. मेरी ये बुआ की बेटी है, मेरी कज़िन है, उसने भी बताया ये स्टोरी, अनुया ने, कि रोटी बन जाती थी लेकिन ताई के हाथ की वो धीरड़ी सबको बहुत पसंद थी. तो ये धीरड़ी कैसे बनती थी? आटे की लोई होती है वो रखी हुई साइड में, उसको वो पानी में गला देती थी. पानी में गलने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दी थी और नमक थोड़ा सा डाल देती थी. सॉरी मैंने बताया नमक डाल देती थी. सब ये जो बैटर बनता था तवे पे डाल के इसको गरम धीरड़ी बनाई जाती थी. इसकी एक फोटो दिखाती हूँ ना. तो इसमें दिखने में बहुत सुंदर सी कोई डिश नहीं है पर इट वॉज सो कम्फर्टिंग. दिस इज वॉट इट लुक लाइक. ओके. सो इसको काफ़ी बारी रेगुलरली खाया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्नैक्स या फिर किसी दाल के साथ या फिर किसी अमरस के साथ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू धपाटे. धपाटे इज another cousin of thalipit I'll say, but in this case this is made using different kinds of flours and it's patted or rolled at times on the surface and then cooked like any other flatbread. Okay, let's move on to the snacks and the dessert forms now. अब अलग सा कुछ नहीं है यहाँ पे when it comes to desserts. It shares the similar dessert likings as the rest of the Maharashtra. शीरा बनता है, हलवा जो आप लोग जानते हैं नॉर्थ या फिर एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया. खीर बनेंगी. फक्की एक है जो कि मेरे फैमिली में मैंने सुना बनता है और एक बार ट्राई भी किया है, जो कि आटा घी में थोड़ा सा रोस्ट करके उसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स डाल दिएंगे या फिर ग्रेटेड ड्राई कोकोनट डाल दिया जाता है. सो उससे ये क्विक डिज़र्ट फॉर्म जो है, घर में अगर जल्दी से कोई बच्चा खाने कुछ मांग रहा है तो ये फक्की परोसती है उनको, या फिर प्रसाद बनाना है घर में किसी पूजा के लिए तो इमीडिएटली उसको बना के प्रसाद के रूप में रख दिया. लड्डू बनते हैं, वड़ियाँ बनेंगी, वड़िया कहते हैं उसे, नारळाची वड़ी, बेसनाची वड़ी, करंजी, शंकरपाड़ी और बाकी स्नैक्स भी है जैसे कि चकली आप लोगों ने सुना होगा, ये भी बनते हैं. ओके. तो आपने जनरल देखा होगा कि मराठवाड़ा में खाना जो है उसका बिल्कुल सटल डिफरेंस है. It shares similarities with the rest of the region of Maharashtra, but there is a little different expression in terms of what the resources are, how they are used, and why they are used. So these expressions basically, again I'll reiterate as I did in the beginning of the session, that these are like the finer threads which turn into a fabric to make the whole nice big a beautiful fabric
of food which Maharashtrian cuisine is. Okay. अब देखा जाए तो मराठवाड़ा cuisine is more like surviving cuisine, a way that people have adapted to the situations, the climatic changes, all the famines that they have been struck with, or I will say with the crops available during that time. जो मिलता है उसी से खाना बनता है और उसी में वो खुश रहते हैं. अब आज के, in terms of this unprecedented times, we are also going through similar things. We don't get the resources what we want, and it's not easy to go out to the superstores and get hold of all the resources when you want them. So you have to make use of whatever's there in your pantry. So it is the same thing which is prevalent in Marathwada. You won't get everything that you want, but yes, I will say things have changed in Marathwada now in terms of all the commutation that is happening because of the railways and the roadways, and obviously airways. Ab Aurangabad mein bhi ab airport hai. So people are getting more better options to make food. So that is the happiest thing to happen. But at the same time, I feel it's best that we preserve the tradition that is there, the culture that is there, and hence, yes, Ukar Shengure comes to our rescue. Can I mention about Laturi Thalipit, which Nandu Maushi, my Nandu Maushi, if she's listening, that is one of our favorites here. वो एक यूनिक तरीके से बनती है. गीला कपड़ा लिया जाता है, आटे का बेस होता है, अलग अलग फ्लावर्स उसमें मिक्स किए जाते हैं. जो सब्जी आपके पास हो वो सब्जी ली जाती है, या फिर मेथी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप करके उस आटे में मिक्स कर दीजिए. गीला आटा, गीला कपड़ा, उसी पे वो पैट किया जाता है. गरम तवा अभी नहीं, बाद में, क्योंकि वो उसको डालने के बाद धीरे से वो सिकता है. सो उसको, उस कपड़े को धीरे से तवे पे लिया जाता है और उस रोटी को, उस थालीपीठ को ट्रांसफर किया जाता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ थालीपीठ दैट इज मेड uniquely in Latur, which my Nandu Maushi has taught. I guess everybody else in who's listening and who are a part of Marathwada will associate with that as well. So thank you everyone for joining in, and thank you Delhi Food Box once more for giving me the opportunity to showcase Marathwada cuisine on a larger platform. It gives me immense happiness, and hopefully you give similar platform to other lesser known cuisines of different regions of India as well. Many thanks.